गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण है वो कंप्लीट किए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th के लेसन स्टार्ट करने से पहले अपन ने कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण है, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज अपन यहाँ पे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेसन कंप्लीट किया था, उप सहसंयोजक यौगिक, और फिर अपन ने स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अपने सिलेबस में 8 लेसन हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें और अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण है वो कंप्लीट किए हैं। अब अपन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना पहला लेसन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बहुलक। ये अपनी बुक का 15वां लेसन है और एग्जाम में यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये बहुलक या पॉलीमर है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इजी लेसन है। और अपन इसमें जो 3 नंबर है इसके वो अच्छे से पढ़ के कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। यदि आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो आपके 3 नंबर है वो कंफर्म है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए अच्छा लेसन है, इजी लेसन है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेसन का अपने नाम है बहुलक। देखिए बहुलक, बहु यानी बहुत सारे, लक यानी हिस्से या इकाई। तो बहुलक क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारी इकाइयां या हिस्से परस्पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। बहुलक के बारे में आपने 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। 10th क्लास में भी बहुलक का थोड़ा सा पोर्शन है वो दिया हुआ है। अब देखिए, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुलक में क्या होती है? बहु मतलब बहुत सारी, लक यानी हिस्से या इकाइयां। तो बहुलक में बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो ट्रेन है, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी को आप सपोज कीजिए, रेलगाड़ी में क्या होता है? बहुत सारे डिब्बे होते हैं और वो बहुत सारे डिब्बे आपस में जॉइंट द्वारा कनेक्ट होते हैं और एक पूरी लंबी रेलगाड़ी का निर्माण होता है। तो रेलगाड़ी उन डिब्बों की क्या हुई? बहुलक हुई, क्योंकि रेलगाड़ी में बहुत सारे डिब्बे आपस में जुड़े होते हैं। उसी टाइप से क्या होता है? बहुलक में बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए बहुलक को इंग्लिश में कहा जाता है क्या? पॉलीमर। अब जो पॉलीमर शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली एंड मेरोनस। पॉलीमर शब्द इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली एंड मेरोनस। पॉली का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत सारे, और मेरोनस का शाब्दिक अर्थ होता है
हिस्से या इकाई। तो इनसे क्लियर होता है कि बहुलक में बहुत सारे हिस्से या इकाइयां आपस में बंध द्वारा जुड़ते हैं और किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है। अब देखिए, बहुलक के अंदर जो बहुत सारे हिस्से या इकाइयां पाई जाती है, इन बहुत सारे हिस्से या इकाइयों को कहा जाता है एकलक। यानी बहुलक जिन बहुत सारे हिस्सों या इकाइयों से मिलकर बनता है, उन बहुत सारे हिस्सों या इकाइयों को क्या कहेंगे, एकलक कहेंगे। एकलक को इंग्लिश में कहेंगे मोनोमर। बहुलक होता है पॉलीमर, पॉली यानी बहुत सारे, और एकलक एक यानी मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, लक मत। तो देखिए, एकलक को क्या कहेंगे, मोनोमर। तो देखिए, बहुलक जिन हिस्से या इकाइयों से मिलकर बनता है, उनको कहेंगे एकलक। अब देखिए, यहाँ पे आगे लगा है स्मॉल एन। तो इस स्मॉल एन का मतलब क्या है, एकलक इकाई कितनी है, बहुत सारी है। तो बहुलक बनाने के लिए एकलक कितनी होगी, बहुत सारी। तो यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब है बहुत सारी। अब ये कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी और एकलक इकाइयों के बंध द्वारा आपस में जुड़ने की जो विधि है, जो क्रिया है, वो कहलाती है बहुलीकरण। बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बनाएंगी क्या, बहुलक। और बहुलक निर्माण की क्रिया कहलाती है बहुलीकरण। या ऐसे कह दीजिए, एकलक इकाइयों के परस्पर जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। और बहुलीकरण को इंग्लिश में कहेंगे पॉलीमेराइजेशन। बहुलीकरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉलीमेराइजेशन। अब देखिए, बहुलीकरण द्वारा बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ गई और बहुत सारी एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से निर्माण होता है किसका, बहुलक का। तो ये किसका निर्माण हो गया, बहुलक का। यहाँ सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ गई। देखो, इधर ये सारी एकलक इकाइयां क्या थी, अलग अलग। इधर जितनी भी एकलक इकाइयां थी वो सारी क्या थी, अलग अलग थी। उनके बीच बंध का निर्माण नहीं हुआ था। जैसे इन्होंने बहुलीकरण क्रिया में भाग लिया, तो इन सभी एकलक इकाइयों के बीच क्या बन गया, बॉन्ड बन गया और ये सारी आपस में जुड़ गई। तो इन सभी के जुड़ने के बाद जिसका निर्माण हुआ उसे अपन कहेंगे बहुलक। तो बहुलक है, उसका निर्माण बहुत सारी एकलक इकाइयों के बहुलीकरण क्रिया द्वारा आपस में जुड़ने से होता है। अब देखिए, एकलक बहुत सारी थी, ये स्मॉल एन इनके आगे था। अब बहुलक बनने के बाद ये स्मॉल एन आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो इस प्रकार बहुलीकरण क्रिया द्वारा एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है, बहुलक का निर्माण करती है। अब देखिए, बहुलक में क्या होता है, एकलक इकाइयों के बीच बॉन्ड बनता है और वो जो बॉन्ड है वो होता है किस प्रकार का, सहसंयोजक बंध। अपन ने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब अपन ने बताया था कि कार्बनिक यौगिक, बहुलक क्या है, कार्बनिक यौगिक में आते हैं बहुलक। बहुलक किसमें आते हैं, कार्बनिक यौगिक में।
और अपन इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी बहुलक होंगे वो क्या होंगे? कार्बनिक यौगिक। तो अपन ने बताया था कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। अब बहुलक भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो बहुलक में एकल इकाइयों के बीच जो बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध होता है। अब देखिए, अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन एकल इकाई के रूप में ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एकल इकाई ले ली। अब इस एकलक का नाम देखिए, कार्बन कितने हैं? दो कार्बन के लिए H और कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए E, तो इस एकलक का नाम है एथीन। अब एथीन के अपन ले लेते हैं बहुत सारे अणु। एथीन के क्या लेंगे? बहुत सारे अणु लेंगे। तो एथीन क्या है? अपनी एकल इकाई है और इसके ले लिए बहुत सारे अणु। यहाँ पे अभी ये बहुत सारे अणु क्या है? अलग अलग है। इन अणुओं के बीच में कोई बंध है वो नहीं है, यानी ये अणु अभी आपस में जुड़े हुए नहीं है, सारे क्या है? अलग अलग। अब ये भाग लेंगे कौन सी क्रिया में? बहुलीकरण क्रिया में। और बहुलीकरण क्रिया में क्या होगा? इन सभी एथीन के अणुओं के मध्य बंध का निर्माण होगा, यानी ये जितने भी एथीन के अणु हैं ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। तो ये सारे जुड़ेंगे तो कार्बन की संयोजकता को ध्यान में रखते हुए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो जब ये एथीन के अणु आपस में जुड़ेंगे तो कार्बन की संयोजकता को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ये बदल जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो किसमें बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। और अपन कह रहे हैं कि बहुलीकरण क्रिया में जो स्मॉल n है जो एकलक में आगे होता है वो बहुलक में लग जाता है यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जितनी ये एथीन की इकाइयाँ थी ये सारी आपस में क्या हो गई? जुड़ गई। ये इधर तो क्या थी? अलग अलग। अब यहाँ पे बहुलीकरण क्रिया द्वारा सारी आपस में जुड़ गई। जैसे रेलगाड़ी में जो डिब्बे हैं वो जुड़ते हैं। अब देखिए, इधर अपन ने ये बॉन्ड शो किया है। इसका क्या मतलब है कि ये जो एथीन का अणु है इधर दूसरे एथीन के अणु से जुड़ा हुआ है। इधर भी अपन ने बॉन्ड शो किया है। इसका मतलब ये एथीन का अणु उधर भी दूसरे एथीन के अणु से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार एथीन के कितने अणु आपस में जुड़ गए? n अणु। और ये एथीन का क्या बन गया? बहुलक। अब इसका नाम, यहाँ पे एथीन के कितने सारे अणु हैं? बहुत सारे। बहुत सारे मतलब पॉली, तो इसका नाम हो गया पॉली एथीन। इसका नाम क्या हो गया? पॉली एथीन। पॉली मतलब P, एथीन मतलब E, तो पॉली एथीन को शॉर्ट में लिख सकते हैं PE। तो पॉली एथीन को आप डायरेक्टली पॉलीथीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन है ये किसकी बहुलक होती है? एथीन की। पॉलीथीन की एकल इकाई क्या होती है? एथीन। अब देखिए, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच क्या था? डबल बॉन्ड।
इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी है, इसकी भी 4 संयोजकता पूरी है। इसकी 4 2 हाइड्रोजन से 2 डबल बॉन्ड से, इसकी 4 कैसे 2 हाइड्रोजन से 2 डबल बॉन्ड से, तो दोनों कार्बन की 4 संयोजकता पूरी है। अब बहुलीकरण क्रिया द्वारा ये सारे आपस में जुड़ेंगे, तो ये सारे आपस में जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड किसमें बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। अब भी इनकी 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए। तो देखिए ये कार्बन इधर से दूसरे एथीन के अणु से जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता इधर से पूरी, एक संयोजकता इस सिंगल बॉन्ड से इधर वाले कार्बन से, और 2 हाइड्रोजन से, 4 पूरी हो गई। इस कार्बन में भी देखिए एक इधर वाले एथीन के अणु से, एक इस कार्बन से, 2 और 2 हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार बहुलीकरण क्रिया में क्या होता है, एकल इकाई में जो डबल बॉन्ड होता है वो बहुलीकरण द्वारा किसमें बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। तो पॉलीथीन है वो बहुलक होता है किसका, एथीन का। तो पॉलीथीन बहुलक की एकल इकाई का नाम क्या हुआ, एथीन। अब देखिए पॉलीथीन जो है वो अपन को पता है, जिसको अपन प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली बोलते हैं ना, प्लास्टिक की थैली जिसमें अपन सब्जी वगैरह या और भी सामान है वो लेके आते हैं। और अपन को पता है आजकल पॉलीथीन है उसका यूज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉलीथीन एक क्या है, प्लास्टिक है। पॉलीथीन एक क्या है, प्लास्टिक। तो पॉलीथीन या प्लास्टिक को आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए पॉलीथीन या प्लास्टिक को आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे अपने शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा अपने जो शरीर को बैलेंस करती है, इसी की वजह से अपन खड़े रह पाते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसी टाइप से आजकल जो पॉलीथीन या प्लास्टिक है उसका यूज भी अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पॉलीथीन या प्लास्टिक को आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो ये अपने पॉलीथीन का बहुलक का एक एग्जाम्पल था पॉलीथीन। तो पॉलीथीन एक क्या है, बहुलक है। और पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, एथीन का। और देखो नॉर्मली जो बहुलक का नाम है, नॉर्मली बहुलक का नाम कैसे किया जाता है, जो उस बहुलक की क्या है, एकलक, उस बहुलक की एकलक के आगे क्या लगा दिया जाता है, पॉली। जैसे यहाँ पॉलीथीन की एकलक क्या थी, एथीन, तो इसके नाम के लिए क्या किया, एथीन के आगे क्या लगा दिया, पॉली। तो नॉर्मली बहुलक का नाम इसी टाइप से किया जाता है, उसकी जो एकलक है उसके नाम के आगे लगा देते हैं पॉलीसम, तो वो उस बहुलक का क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। अब देखिए बहुलक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण। अब आपसे पूछ लिया जाए
बहुलक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो देखिए, सपोज कीजिए अपन को कोई दीवार है, ये जैसे आप पीछे दीवार देख रहे हो, ये दीवार किससे बनी है? बहुत सारी ईंटों से। ये जो दीवार है किससे बनी है? बहुत सारी ईंटों से बनी है। तो ये दीवार बहुलक है किसकी? ईंट की। तो यदि अपन को किसी दीवार की क्वालिटी का पता करना है, किसी दीवार की क्वालिटी का पता करना है, तो अपन उसकी एक ईंट को निकाल कर देखेंगे और वो ईंट है उसकी क्वालिटी जैसी होगी वही क्वालिटी होगी दीवार की। तो उसी टाइप से जो बहुलक है उसके यदि अपन को किन्हीं गुणों का अध्ययन करना है तो अपन उसकी क्या देखेंगे? एकलक इकाई को देखेंगे। तो इसलिए बहुलक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? एकलक होती है। तो बहुलक की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होगी? एकलक। अब देखिए, बहुलक में एकलक इकाइयों के मध्य बंध कौन सा होगा? अभी बताया था सहसंयोजन बंध होता है। और आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? पॉलीथीन या प्लास्टिक बहुलक। तो आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? पॉलीथीन या प्लास्टिक बहुलक। तो ये पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार एकलक इकाइयों के परस्पर सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ने से बहुलक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। बहुलक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इसकी क्या होती है? एकलक होती है। एकलक इकाइयों के बीच में बंध कौन सा होता है? सहसंयोजन बंध होता है। और आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी पॉलीथीन या प्लास्टिक बहुलक को कहा जाता है। अब देखिए, नॉर्मली हर साल एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न है वो बहुलकों के वर्गीकरण से अवश्य पूछा जाता है। यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, हर साल बहुलक के वर्गीकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है बहुलकों का वर्गीकरण। तो देखिए, बहुलक का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, वो अभी अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन करेंगे बहुलकों का वर्गीकरण। तो देखिए, बहुलकों का जो वर्गीकरण है वो अपने 6 आधार पे दिया हुआ है। कितने आधार पे? 6 आधार। तो पहला आधार है वो है प्राप्ति स्रोत के आधार पर। दूसरा है एकलक इकाई। या संगठन के आधार पर। तीसरा है
निर्माण क्रिया। अब बहुलक के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बहुलीकरण क्रिया के आधार पर। चौथा है संरचना के आधार पर। पांचवा है बहुलक में जो इकाइयां होती हैं उन इकाइयों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर। और लास्ट है छठा, तापीय स्थायित्व के आधार पर। तो ये बहुलकों का जो वर्गीकरण है वो 6 आधार पे है। प्राप्ति स्रोत के आधार पर, एकलक इकाइयां संगठन के आधार पर, निर्माण क्रिया या बहुलीकरण क्रिया के आधार पर, संरचना के आधार पर, इकाइयों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर और तापीय स्थायित्व के आधार पर। तो इनको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कंफर्म आएगा। तो देखिए ध्यान से। अब बहुलकों का सबसे पहले वर्गीकरण है वो किया गया है किस आधार पे? प्राप्ति स्रोत के आधार पर। यानी बहुलक है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, उनको प्राप्त करने का स्रोत क्या है। तो इस आधार पर बहुलक 3 प्रकार के हैं। पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक, और तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर बहुलकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो देखिए सबसे पहले करते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो नाम से क्लियर है ये बहुलक प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये बहुलक पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इनका स्रोत क्या होता है? पेड़ पौधे। यानी ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक हैं। अब प्राकृतिक बहुलक के जो उदाहरण हैं वो है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल है किसके? प्राकृतिक बहुलकों। तो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन ये सभी बहुलक हैं और ये पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक। संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक, तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होंगे। ये जो बहुलक है संश्लेषित या कृत्रिम, ये कारखानों में, फैक्ट्रियों में
मानव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। और इन बहुलकों की उदाहरण अभी हमने बताया था पॉलीथीन। पॉलीथीन एक क्या है? संश्लेषित बहुलक है। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। टेफ्लॉन, पीएस, पॉलीस्टाइरीन। तो ये इस प्रकार से एग्जाम्पल है कुछ संश्लेषित या कृत्रिम बहुलकों। तो पॉलीथीन एक संश्लेषित बहुलक है। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये भी एक संश्लेषित बहुलक है। टेफ्लॉन, ये भी एक संश्लेषित बहुलक है। पॉलीस्टाइरीन, पीएच मतलब पॉलीस्टाइरीन, ये भी क्या है? संश्लेषित बहुलक है। तो इस टाइप से सारे क्या है? संश्लेषित बहुलक। तो ये कारखानों में मानव द्वारा संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब देखिए अर्ध संश्लेषित बहुलक में क्या होता है? कुछ भाग प्राकृतिक होता है और कुछ भाग संश्लेषित होता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक में क्या होता है? कुछ भाग प्राकृतिक होता है और कुछ भाग संश्लेषित होता है। अब देखिए अर्ध संश्लेषित बहुलकों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इनको। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन से होंगे? जिनका कुछ भाग प्राकृतिक होता है और कुछ भाग संश्लेषित होता है। यानी ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों का क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। अर्ध संश्लेषित, अर्ध मतलब आधा, यानी कुछ भाग संश्लेषित कुछ भाग प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक और संश्लेषित का मिक्सचर होते हैं। तो देखिए अर्ध संश्लेषित के एग्जाम्पल सेलुलोज नाइट्रेट। अब सेलुलोज नाइट्रेट है वो एक ऐसा बहुलक है, अर्ध संश्लेषित बहुलक है। और इसका एक स्पेशल नाम है जो आपको ध्यान रखना है, इसे गन कॉटन भी कहा जाता है। तो सेलुलोज नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? गन कॉटन। सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट भी क्या है? अर्ध संश्लेषित बहुलक है। इसे कहा जाता है रेयॉन। रबर है, रबर भी क्या होता है? बहुलक होता है। और अर्ध संश्लेषित बहुलक में कैसा रबर आता है? वल्कनीकृत रबर। अब वल्कनीकृत रबर क्या होता है? ये अपने इसी लेसन में आगे आ जाएगा। इस लेसन में अपना रबर का टॉपिक है। अपन आगे प्राकृतिक रबर भी पढ़ेंगे और संश्लेषित रबर भी पढ़ेंगे। तो रबर है वो भी क्या होता है? बहुलक होता है। तो वल्कनीकृत रबर है वो आता है इसमें अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसी प्रकार सेलोफेन। सेलोफेन भी क्या है? एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है। चमड़ा, लेदर, ये भी क्या है? अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राकृतिक और संश्लेषित का मिक्सचर होते हैं और इनके जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। सेलुलोज नाइट्रेट, ध्यान रहे, इसको कहा जाता है गन कॉटन। कॉटन अपन किसको कहते हैं? कॉटन, रुई। सेलुलोज के लिए आता है। रुई किससे बनती है? सेलुलोज से। रुई में क्या होता है? सेलुलोज होता है।
तो सेलुलोज के लिए यहाँ पे क्या आया है? कॉटन। तो सेलुलोज नाइट्रेट को क्या कहते हैं? गन कॉटन। सेलुलोज एसीटेट, रेयोन, वल्कनीकृत रबर, सेलोफेन, चमड़ा लेदर, ये सारे क्या होते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। तो ये इस प्रकार से बहुलकों के वर्गीकरण में 6 आधार है और ये पहला आधार है प्राप्ति। स्रोत के आधार पर कितने बहुलक है? 3, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। तो ये जो इसका वर्गीकरण है वो पहले आधार पे कंप्लीट है और इसके जो वर्गीकरण के जो बाकी जो आधार है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आज अपने बहुलक का फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि किसी भी लेसन का जो फर्स्ट डे है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उस लेसन के टच में रहने के लिए लगातार कंटिन्यू अपन को डेली स्टडी करना है। फर्स्ट डे है वो बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू।